हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। MCQ का आज 19वां वीडियो है। इससे पहले 18 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। 4-5 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, कोई एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी, इसलिए उसके लिए सॉरी। तो आज से अपने लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और रिवीजन पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए लेट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि राज्य विधानमंडल का भाग कौन कौन सा होता है और इनमें से कौन सा है जो विधानमंडल का भाग नहीं होता है। तो अगर विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल का संरचना अनुच्छेद कितना में दिया गया है? अनुच्छेद 168 में, ठीक है। 168 में विधानमंडल की संरचना की बात की गई। विधानमंडल में कौन कौन होगा, जैसे संसद का संरचना है ना कि संसद में कौन कौन होगा। 79 में संसद का संरचना के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 79, ठीक है। उसी तरीके से 168 में विधानमंडल के संरचना के बारे में कहा गया। तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं हो उस राज्य में 2 ही भाग होगा, विधानमंडल आपका विधानसभा हो जाएगा और राज्यपाल हो जाएगा। और जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ पर 3 अंग हो जाएंगे, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। यानी कि विधान परिषद तो होगा ही, विधान परिषद भी होगा, विधानसभा भी होगा, राज्यपाल भी होगा। तो कौन नहीं होगा? मुख्यमंत्री नहीं होगा। कौन नहीं होगा? मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित क्या क्या और पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा विधानमंडल के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। अगर जिस राज्य में विधान परिषद नहीं हो उसके 2 अंग होते हैं, विधानसभा और राज्यपाल, ठीक है। किस आर्टिकल में दिया गया है विधानमंडल का संरचना? तो आर्टिकल 168 में। कितना में दिया गया? आर्टिकल 168 में। 169 की बात की जाए, अनुच्छेद 169 में किसकी बात की गई है? तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन और समाप्ति संबंधी बात की गई है। किसका वर्णन किया गया है? विधानसभा का सृजन कैसे हो सकता है और उसकी समाप्ति कैसे हो सकता है, इस बात का जिक्र किस में किया गया है? अनुच्छेद 169 में, ठीक है। अगर अनुच्छेद 170 की बात की जाए तो अनुच्छेद 170 में किस बात की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 170 में विधानसभा के संरचना के बारे में कहा गया है, ठीक है। विधानसभा कैसे स्थापना होगा, उसमें कौन कौन से होंगे, कैसे मतदान होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो विधानसभा के संरचना के बारे में अनुच्छेद 170, विधान परिषद का सृजन और समाप्ति अनुच्छेद 169 और विधानमंडल का संरचना, विधानमंडल के कुल कितने अंग होते हैं, जो भी हो वो अनुच्छेद 168, ठीक है। तो विधान परिषद का सृजन और समाप्ति दिया है 169 में, यानी कि विधान परिषद का संरचना के बारे में भी किसी अनुच्छेद में दिया होगा। जी बिल्कुल, विधान परिषद की संरचना के बारे में अनुच्छेद 171 में दिया है। किसमें? अनुच्छेद 171 में, 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है, ठीक है। जबकि सृजन और समाप्ति की बात 169 में किया गया था। दोनों अनुच्छेद में आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 169 में विधान परिषद का सृजन और समाप्ति की बात की गई है, जबकि 171 में यानी कि 171 में विधान परिषद का संरचना का बात किया गया है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो विधान परिषद में जो है विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य हो सकता है। कितना हो सकता है? विधानसभा के संबंधित राज्य के, ठीक है, जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य की बता रहे हैं कि उस राज्य में विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3 सदस्य अधिकतम विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। 1/3 सदस्य मतलब जितने उसमें सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य ही विधान परिषद में हो सकता है अधिकतम। तो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। हालांकि इसका एक्सेप्शन भी है, लेकिन मिनिमम सदस्य 40 होना चाहिए और मैक्सिमम सदस्य संबंधित राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्य होना चाहिए, ठीक है। विधानसभा की बात की जाए कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। और मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में? तो मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 60 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500, जबकि विधान परिषद में मिनिमम 40 और मैक्सिमम विधानसभा के 1/3, ठीक है। अगर विधान परिषद की बात की जाए तो कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में? तो वर्तमान में 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन सा मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक।
कितने राज्य हुए? 6 राज्य। कौन कौन सा? फिर से मैं बोल दे रही हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक? क्या दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, या केवल विधानसभा में, या केवल उच्च सदन में, या दोनों में से किसी में भी? तो विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ किया जाता है? केवल विधानसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में, और विधान परिषद में भेजा जाता है धन विधेयक को चेक करने के लिए। कितने दिन के उसके पास अधिकार कितने दिनों के लिए होता है? मात्र वो 14 दिन रख सकता है धन विधेयक को। कितने दिन? 14 दिन। अगर 14 दिन के अंदर वो कुछ बोलता है धन विधेयक के बारे में तो ठीक है, अगर नहीं बोलता है तो स्वयं ही उसे पारित माना जाएगा। ठीक है, विधानसभा उसे मान जाएगा कि हाँ विधान परिषद इसे पारित कर दिया। अगर लौटा देगा तब भी पारित समझेगा, नहीं लौटाया कुछ बोल के तब भी उसे पारित समझा जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम उसके पास कितने दिन का अधिकार होता है विधान परिषद के पास धन विधेयक को रखने का? मात्र 14 दिन का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, किस सदन में पेश किया जा सकता है, तो केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, और राज्यसभा को कितने दिनों का अधिकार है धन विधेयक को रखने का? तो मात्र 14 दिनों का अधिकार है कि 14 दिन वो अपने पास धन विधेयक को रख सकता है। 14 दिनों के अंदर लौटा दिया तो ठीक है, नहीं लौटाया तब भी लोकसभा उसे पारित मान लेगा। ठीक है, और धन विधेयक की बात की जाए तो धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया जो होता है धन विधेयक का, उसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 109 में। जबकि धन विधेयक का परिभाषा जो दिया गया है वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। कितना में दिया गया धन विधेयक का परिभाषा? तो धन विधेयक का परिभाषा 110 और धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 109। ठीक है, कौन तय कर सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नॉर्मल विधेयक है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही तय कर सकता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, और धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, यानी कि राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले लिया जाता है, इसके बाद धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर राज्य की बात की जाए तो राज्यपाल से पहले अनुमति ले ली जाती है, इसके बाद धन विधेयक को पेश की जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति या राज्यपाल को लौटाने का अधिकार है, कितनी बार वो लौटा सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास एक भी बार उसे लौटाने का पावर नहीं है, वो लौटाते नहीं है, क्योंकि उनसे तो अनुमति लेकर ही प्रस्तुत किया गया है, तो फिर वो लौटाएंगे क्यों या पुनर्विचार के लिए भेजेंगे क्यों? तो उनके पास अधिकार नहीं होता है इस चीज़ का। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि राष्ट्रपति को कितनी बार अधिकार होती है? एक बार, 2 बार, एक भी बार नहीं, या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या कुछ भी। तो धन विधेयक को उनको पारित ही करना पड़ता है, और धन विधेयक को वो एक बार भी नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, उच्च सदन की बात की जाए तो उच्च सदन किसे बोला जाता है? राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है, और केंद्र की बात की जाए तो केंद्र में राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, और निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है, और अगर राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताया था, केंद्र राज्य संबंधों संबंधित समिति गठन किया था या अपना प्रस्ताव रखा था केंद्र राज्य संबंधित? ठीक है, क्या वो कर्नाटक का सरकार था, या तमिलनाडु का, या महाराष्ट्र का, या गुजरात का? कहाँ का था वो? तो वो था तमिलनाडु का। कहाँ का था? तमिलनाडु का सरकार, तमिलनाडु राज्य का वो था। कौन सा ये रखा था? केंद्र से संबंधित कौन सा समिति का गठन किया था? तो राजमन्नार समिति। कहाँ के वो थे? राजमन्नार, तो वो थे तमिलनाडु के। इन्होंने ही केंद्र राज्य संबंधित एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था राजमन्नार। कौन सा समिति? राजमन्नार कमेटी बोलिए या राजमन्नार समिति बोलिए। ठीक है, ये कब गठन किया गया था? तो इस समिति का गठन किया गया था 1968-69 में। ठीक है, कहीं 1968 देता है, कहीं 1969 देता है। ठीक है, 1968 या 69, इस समय राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। और इन्होंने क्या किया था? किसकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था? तो डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में। और डॉक्टर पीवी राजमन्नार कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। ठीक है, और इन्होंने केंद्र राज्य संबंधों के सभी पहलुओं की जाँच हेतु समिति का गठन किया गया था। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधित और कौन कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो आप लोग लिख लीजिए उसे भी, क्योंकि इसे
संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। किससे है, केंद्र राज्य संबंधों से है सरकारिया आयोग का संबंध, ठीक है। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, तो सरकारिया आयोग, ठीक है, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1983 में। कब हुआ था, 1983 में। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने अपना रिपोर्ट 1987-88 में प्रस्तुत किया था। कहीं 87 देता है, कहीं 88 देता है, दोनों एक साथ देगा ही नहीं, तो इसलिए आप लोग 1987-88 लिख लीजिए, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार दीजिएगा, ठीक है। तो सरकारिया आयोग का गठन पूछेगा तो 1983 में हुआ था, और रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो 1987-88 में। और किससे संबंधित है सरकारिया आयोग, तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। किससे, केंद्र राज्य संबंधों से, ठीक है। पुंछी आयोग का संबंध किससे, तो पुंछी आयोग का संबंध भी केंद्र राज्य संबंधों से है, ठीक है। इसीलिए इस समिति का भी गठन किया गया था। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था, तो पुंछी आयोग का गठन हुआ था 2007 में। कब हुआ था, 2007 में। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब दिया था, तो इन्होंने अपना रिपोर्ट 2010 में प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था, 2010 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के कालिदास के रूप में किसे जाना जाता है, तो बिहार के कालिदास के रूप में किसे जाना जाता है, क्या भिखारी ठाकुर को, मैथिली शरण गुप्त को, या राम वृक्ष बेनीपुरी, या स्वामी सहजानंद को। तो बिहार के कालिदास के रूप में भिखारी ठाकुर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, भिखारी ठाकुर को बिहार के कालिदास के रूप में जाना जाता है। और बिहार का शेक्सपियर भी इन्हीं को कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को ही कहा जाता है, ठीक है। अगर मैथिली शरण गुप्त की बात की जाए, आपसे पूछेगा भारत भारती किसने लिखा है, भारत भारती किसने लिखा है, तो भारत भारती लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अगर राम वृक्ष बेनीपुरी की बात की जाए, तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर। किसे कहा गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। स्वामी सहजानंद की बात की जाए, तो स्वामी सहजानंद एक किसान नेता थे। कौन थे स्वामी सहजानंद, तो स्वामी सहजानंद किसान नेता थे एक, ठीक है। इनके द्वारा हुंकार पत्रिका, कौन सा हुंकार, किसके द्वारा निकाला गया था, तो स्वामी सहजानंद के द्वारा। किसके द्वारा निकाला गया था, स्वामी सहजानंद के द्वारा। कौन सा, हुंकार, हुंकार, ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। हुंकार किसकी पत्रिका है, तो हुंकार स्वामी सहजानंद के द्वारा निकाला गया था। किसान क्या करे, किसके द्वारा निकाला गया था, तो किसान क्या करे भी स्वामी सहजानंद के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में किसने कार्य किया था, यानी कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उनके दायित्व को उत्तराधिकारी के रूप में किसने निभाया, तो किसके द्वारा निभाया गया था, ये निभाया गया था दीप नारायण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, दीप नारायण सिंह के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, 5 जुलाई 1930 को, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। कब शुरुआत हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को, दांडी यात्रा के दौरान, ठीक है। दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। दांडी यात्रा की बात करें, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ था, ठीक है। ये यात्रा 24 दिनों का था। कितने दिनों का, 24 दिनों का था। 5 अप्रैल को दांडी ये लोग पहुँचे, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया गया था। फिर दांडी नामक जगह पर ये लोग पहुँचे थे। कितने लोग थे, तो महात्मा गांधी के साथ कुल 78 लोग थे। कितने लोग, 78 लोग, 78 लोग। अगर महात्मा गांधी को इंक्लूड किया जाए तो 79 लोग थे। कितने थे, 79। लेकिन महात्मा गांधी के साथ कितने लोग थे, तो 78 लोग थे, ठीक है। कुल कितने लोग थे, तो 79 लोग थे, ठीक है। कितने दिनों का यात्रा था, 24 दिनों का यात्रा था। कितने किलोमीटर का यात्रा था, 385 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का, 385 किलोमीटर का। कितने मील का, 240 मील का। ये मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, ये सारा क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। एक में किलोमीटर पूछ लिया था, एक में मील पूछ लिया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये लोग लिख जरूर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 24 दिनों का यात्रा, 385 किलोमीटर का यात्रा था, 240 मील का यात्रा था। 5 अप्रैल शाम को पहुँचे थे ये लोग, और 6 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। और उसी दौरान 5 जुलाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना था, दीप नारायण सिंह बने थे, ठीक है।
अगर मजरूल हक की बात की जाए तो मजरूल हक के द्वारा एक आश्रम की स्थापना किया गया था बीच में बिहार में। कौन सा आश्रम? सदाकत आश्रम। कौन सा आश्रम? सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1921 में। सदाकत आश्रम के लिए ज़मीन किसने दिया था? तो ज़मीन दिया था खैरू मियाँ ने। किसने दिया था? खैरू मियाँ ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि सदाकत आश्रम के लिए ज़मीन किसने दी थी? तो खैरू मियाँ ने दिया था। और स्थापना किसने की थी सदाकत आश्रम की? तो मजरूल हक ने की थी, ठीक है। अगर सदाकत आश्रम की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अंतिम सांस किस आश्रम में ली थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी अंतिम सांस सदाकत आश्रम में ही लिए थे। और जब असहयोग आंदोलन भारत में चल रहा था उस समय सदाकत आश्रम में ही विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। कौन सा विद्यालय का? विद्यापीठ का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को किया गया था, ठीक है, यही सदाकत आश्रम से। अगर अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात की जाए तो बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिहार केसरी के नाम से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था या किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था किसके द्वारा? हाँ, अब क्वेश्चन दिख रहा है। किसके द्वारा लिखा गया था? कामेश्वर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? कामेश्वर सिंह के द्वारा। ये दरभंगा के राजा थे। कौन थे? दरभंगा के महाराजा थे कामेश्वर सिंह। इन्हीं के द्वारा द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र निकाला गया था, ठीक है। कहाँ के ये महाराजा थे? तो दरभंगा के महाराजा थे, ठीक है, कामेश्वर सिंह। अगर सच्चिदानंद सिन्हा की बात की जाए तो इनके द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका निकाला जाता था, समाचार पत्र था। कौन सा? सर्च लाइट। आपसे पूछा जाएगा सर्च लाइट एक साप्ताहिक पत्रिका था। क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र बोलिए या पत्रिका था। किसके द्वारा निकाला जाता था सर्च लाइट निकाला जाता था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। स से सच्चिदानंद सिन्हा और से सर्च लाइट। आप लोग ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। अगर स्वामी सहजानंद की बात की जाए तो अभी जस्ट मैं पिछले वाला क्वेश्चन ने बताया कि हुंकार, किसान क्या करे, ये सब किसके द्वारा निकाला गया था? स्वामी सहजानंद के द्वारा। मजरूल हक की बात की जाए तो द मदरलैंड किसके द्वारा निकाला गया था? द मदरलैंड निकाला गया था मजरूल हक के द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? सदाकत आश्रम से ही निकाला गया था। कौन सा? द मदरलैंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में। कहाँ हुई थी? राजगिरी में, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब से? 483 BC या 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण मतलब होता है कि बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में नहीं, केवल महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, इसे निर्वाण कहा जाता है, लेकिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये हुआ था 483 BC में। और कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। किस गणराज्य में हुआ था? तो मल गणराज्य में हुआ था। किस गणराज्य में हुआ था? मल गणराज्य में, ठीक है। मल गणराज्य की राजधानी थी मल। एक 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मल, उसी का राजधानी था कुशीनगर। वहीं पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और इन्हीं की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। और राजगिरी में जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी उस समय शासक कौन थे? तो शासक थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में, ठीक है। कुल बौद्ध संगीति की बात की जाए तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुआ था। कितना हुआ था? 4 हुआ था। तो प्रथम तो राजगिरी में हो गया था। और किसके शासनकाल में? कौन से शासक के शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में। कौन सा? दूसरा बौद्ध संगीति। और पहला हुआ था राजगिरी में। उस समय कौन से शासक? तो शासक थे कालाशौक। कौन थे शासक? कालाशौक थे। और दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सब्बा कामी के द्वारा किया गया था। इन्हीं को साबक मीर भी कहा जाता है कभी कभी, और सब्बा कामी भी कहा जाता था। इन्हीं की अध्यक्षता में दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। शासक कालाशौक थे, ठीक है। अगर तीसरी बौद्ध संगीति की बात की जाए, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। उस समय शासक कौन थे? तो अशोक थे। कौन थे? अशोक थे। और किसकी अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में। अच्छा, दूसरा का ईयर्स नहीं लिखे हैं। ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 383 BC में हुआ था, ठीक है, 383 BC में हुआ था। और तीसरा जो है ये हुआ था 250 BC में हुआ था। कब हुआ था? 250 BC में हुआ था।
यानी कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में, तीसरा हुआ था, और दूसरा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, दूसरा का अध्यक्षता कौन किया था? दूसरा का अध्यक्षता किया था सब्बा कामी, और तीसरा का अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्तीस। चौथा कहाँ हुआ था? तो चौथा हुआ था कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, उस समय शासक कौन थे? उस समय शासक थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क थे। और चौथा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वसुमित्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वसुमित्र के द्वारा। और ये एकमात्र बौद्ध संगीति है जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे उपाध्यक्ष? अश्वघोष थे। जबकि अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। कौन सा 2 भाग था? हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध बट गया था बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान कब बटा था? चौथा बौद्ध संगीति में। चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्षता कौन था? अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ये एकमात्र बौद्ध संगीति है जिसमें उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है किससे? कौन से पुस्तक से बिहार पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था इसका विवरण हमें मिलता है? तो इसका विवरण हमको मिलता है तबकाते नासरी से। किससे? तबकाते नासरी से। तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखा गया था? तबकाते नासरी जो है मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा तबकाते नासरी लिखा था, जिससे जानकारी मिलता है कि बिहार में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तारीख़ हिंद की बात की जाए, तारीख़ हिंद किसके द्वारा लिखा गया? तारीख़ हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? अलबरूनी के द्वारा तारीख़ हिंद लिखा गया था। ताजुल मासिर किसके द्वारा लिखा गया? ताजुल मासिर लिखा गया था हसन निजामी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? हसन निजामी के द्वारा ताजुल मासिर लिखा गया था। ठीक है, और ताजुल मासिर की बात की जाए तो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया था ताजुल मासिर। तारीक़ मुबारक शाही किसके द्वारा लिखा गया? तारीक़ मुबारक शाही जो लिखा गया था, ये लिखा गया था याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा तारीक़ मुबारक शाही लिखा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा, टॉलमी या प्लिनी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा लिखा गया था? इनमें से कोई नहीं, यानी कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखा गया था। इसके बारे में आज तक जानकारी नहीं मिला है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, मेगास्थनीज की बात की जाए तो मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया था। कौन सा? इंडिका। किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा। टोलमी की बात की जाए तो टोलमी के द्वारा क्या लिखा गया था? टोलमी के द्वारा अल्मामेस लिखा गया था। कौन सा? अल्मामेस। किसके द्वारा लिखा गया था? अल्मामेस। तो टोलमी के द्वारा लिखा गया था। भूगोल, कौन सा? भूगोल। भूगोल किसके द्वारा लिखा गया था? टोलमी के द्वारा। अगर प्लिनी की बात की जाए तो नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखा था? तो नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी ने लिखा था। ठीक है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। ठीक है, अर्थशास्त्र किस पर आधारित था? तो अर्थशास्त्र नाम सुन के लग रहा है इकोनॉमी पर, लेकिन नहीं, ये राजनीतिक पर आधारित था। किस पर? राजनीतिक पर। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और गुरु भी रह चुके हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा द्वीप निम्न में से, यानी कि इनमें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। कौन सा है? बोर्नियो। आइए द्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? पापुआ न्यू गिनी। कौन सा? पापुआ न्यू गिनी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर तो बोर्नियो। कितने पे आएगा? बोर्नियो तीसरे नंबर पे। चौथे पे मेडागास्कर। पाँचवें पर बेफिन। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। क्रम वाइज भी देगा ना तो 5 ही देगा, उससे ज़्यादा 4 ही देता है, 5 कहाँ से देगा। लेकिन मान लीजिए इनमें से हटा देगा, देखिए जैसे इसमें हटा दिया, तो निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? आपके दिमाग में केवल ग्रीनलैंड ही रहेगा, इसमें ग्रीनलैंड ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैसे आप मार पाओगे? ठीक है, इसीलिए क्रम वाइज याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा
द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। सेकेंड नंबर पे पापुआ न्यू गिनी, थर्ड नंबर पे बोर्नियो, फोर्थ नंबर पे मेडागास्कर, फिफ्थ नंबर पर बेफिन की खाड़ी। कौन सा? बेफिन की खाड़ी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्या भुवन की पहाड़ी या गारो, जयंतिया या खासी? तो आपको मैं बता दूं, भुवन की पहाड़ी जो है वो मेघालय पठार का भाग नहीं है, जबकि ये तीनों गारो पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी और खासी पहाड़ी तीनों मेघालय में है स्थित है। तो भुवन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? भुवन की पहाड़ी असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है भुवन की पहाड़ी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इससे संबंधित कुछ और भी जान लीजिए आप लोग। ठीक है, आया जब क्वेश्चन है तो बता ही दूँ। आपसे पूछेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा खासी पहाड़ी पर स्थित माशिन डाम में। कहाँ होता है? माशिन डाम एक जगह है मेघालय में, माशिन राम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा माशिन डाम में होता है। कहाँ होता है? माशिन डाम में सर्वाधिक वर्षा होता है। कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ी पर। किस राज्य में? मेघालय में। ठीक है, और भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह में होता है। कहाँ होता है? लेह में सबसे कम वर्षा होता है। सबसे ज़्यादा तो विश्व में माशिन डाम है, तो कॉमन सी बात है भारत में भी सबसे ज़्यादा माशिन डाम ही हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यानी कि बिहार में अधिकांश कौन सा मिट्टी पाया जाता है? क्या रेगुर, कच्छारी या लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? कौन सा मिट्टी हो जाएगा? कच्छारी मिट्टी। कौन सा? कच्छारी मिट्टी। कच्छारी मिट्टी को ही जलोढ़ कहा जाता है, जलोढ़ मृदा। कौन सा मृदा? जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? तो कच्छारी मिट्टी को ही जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। और जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो बाढ़ों द्वारा होता है। बाढ़ आने से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। बाढ़ तो बिहार में कितना आता है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो बिहार में सर्वाधिक कौन सा मिट्टी है? तो सर्वाधिक मिट्टी है कच्छारी या जलोढ़ मृदा। ठीक है, रेगुर मिट्टी की बात की जाती है, रेगुर मिट्टी को ही काली मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मृदा। ठीक है, काली मृदा किसे कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी को काली मृदा कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है रेगुर मिट्टी को। क्या कहा जाता है? काली कपासी मिट्टी। स्वतः जोताई वाला मिट्टी किसे कहा जाता है? स्वतः जोताई वाला मिट्टी। तो स्वतः जोताई वाला मिट्टी भी रेगुर मिट्टी को ही कहा जाता है, यानी कि काली मिट्टी को ही कहा जाता है। सर्वाधिक पानी सोखने का क्षमता भी रेगुर यानी काली मिट्टी में ही है। ठीक है, और काली मिट्टी में किसकी खेती बढ़िया से होती है? तो सर्वाधिक खेती काली मिट्टी में कपास की होती है। किसकी होती है? कपास की होती है। सर्वाधिक कपास की खेती कहाँ होती है? तो गुजरात में होती है। ठीक है, कछारी मिट्टी की बात की जाए तो कछारी मिट्टी में अनाज बहुत ज़्यादा होता है, चावल वावल के लिए एक नंबर मिट्टी है। लाल मिट्टी की बात की जाए तो लाल मिट्टी में भी होता है कुछ कुछ चीज़, जैसे कि लाल मिट्टी में आपका हो जाएगा ना, हाँ, मोटे अनाज होता है लाल मिट्टी में। तंबाकू अम्बाकू का खेती लाल मिट्टी में होता है। ठीक है, लेटेराइट की बात की जाए तो लेटेराइट में कॉफ़ी होता है, चाय पत्ती होता है, मसाला की खेती होता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक कछारी यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कितने भागों में? 43% भागों में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, जबकि 18% में लाल पाया जाता है। कौन सा? लाल पाया जाता है। इसके बाद आपका रेगुर आ जाएगा, फिर लेटेराइट आ जाएगा। ठीक है, अगर जलोढ़ की बात की जाए, जलोढ़ को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा खादर, एक हो जाएगा बांगर। कौन सा? खादर और बांगर। खादर जहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आता हो वैसी मिट्टी को हम खादर कहते हैं, और बांगर जो है ये थोड़ा पुराने होगा, जैसे मान लीजिए 5-10 साल पहले कहीं बाढ़ आया हो, वो जो मिट्टी होता है उसे हम लोग बांगर कहते हैं। यानी कि बांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है और खादर न्यू जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, हालांकि उपयोगी तो दोनों ही है, लेकिन ज़्यादा जलोढ़ उपयोगी होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, मेडुला जो है, मेडुला ऑब्लांगाटा, इसके कारण ही हम लोग वॉमिटिंग करते हैं, पलकों का झपकना। मेडुला जो है ये हम लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, ये स्वतः काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको वॉमिटिंग होने वाला, क्या आप रोक पाओगे? खांसी होगा, रोक पाओगे? पलक का झपकना ये रोक पाओगे? नहीं ना, ये सब मेडुला ऑब्लांगाटा का काम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, या फिर ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं क्वेश्चन को ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट दिन जैसे ही ठीक हो जाऊंगी पूरी तरीके से तो बढ़िया से फिर आप लोगों को पढ़ाऊँगी। हालांकि अभी भी पढ़ा ही रही हूँ, और थोड़ा रिकवर हो जाऊंगी तो बढ़िया से और अच्छे से पढ़ाऊँगी। मानव शरीर में होता है, क्या होता है? लगभग 20 से 30% पानी होता है, या
10 से 20% या लगभग 70% या 50 से 40% कितना होता है जल। तो मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। कितना होता है? लगभग 70% जल होता है। इसलिए पानी ज़रूर पीना चाहिए। पानी की कमी से शरीर में डिफरेंट प्रकार की बीमारियां होती है, क्योंकि पसीने के द्वारा, वॉशरूम के द्वारा शरीर से बहुत सारे गंदगी निकलता है। बहुत लोग पानी ही नहीं पीते हैं। पानी ज़रूर पीना चाहिए। शरीर में देखिए 70% जल होना चाहिए। 70% जल होता है। कितना परसेंट? 70% जल होता है। ठीक है। शरीर में अगर तत्व की बात की जाए कि शरीर में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना परसेंट? 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है? कार्बन आपके शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है? आपके या हमारे या हम मानव के शरीर में कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है? तो कार्बन 18.5%। कितना पाया जाता है? 18.5% कार्बन पाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? हाइड्रोजन 9.5%। कितना परसेंट? 9.5%। नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 3.2%। कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 3.2% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। अगर मिनरल्स की बात की जाए, सर्वाधिक कौन सा मिनरल्स पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा मिनरल्स पाया जाता है? सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। दिमाग में कौन सा पाया जाता है? दिमाग में सोडियम। कौन सा? दिमाग में सोडियम। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा विद्युत शक्ति की इकाई है, यानी कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर एसआई मात्रक किसका होता है? एम्पियर विद्युत धारा का। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कूलम किसका होता है? तो कूलम आपका हो जाता है आवेश, विद्युत आवेश का। किसका होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। विद्युत धारा का एम्पियर, जबकि विद्युत शक्ति का वाट हो जाएगा। ठीक है। विभवांतर या फिर विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर या विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ये एक वसा है। क्या है? वसा है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कितने अमीनो अम्ल मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करता है? तो 20 अमीनो अम्ल मिलके। कितने? 20 अमीनो अम्ल मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। खनिज तो अभी जस्ट मैं बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा आपके शरीर में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा? कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मुख से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुख से। जबकि प्रोटीन का पाचन पेट से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? पेट से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुँह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीला थोता का रासायनिक फार्मूला क्या है, या रासायनिक रूप क्या है? तो है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? CuSO4 इंटू 5H2O। कितने अणु होते हैं जल के? 5 अणु होते हैं जल के कॉपर सल्फेट में। कितने होते हैं? 5 अणु होते हैं कॉपर सल्फेट में जल के। ठीक है। कुछ और चीज़ों का रासायनिक नाम या फिर रासायनिक फार्मूला पूछते हैं, उसको भी लिख लीजिए। फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? फेरस सल्फेट का रासायनिक फार्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O। तो फेरस सल्फेट में जल का कितना अणु होता है? 7 अणु। कितना अणु होता है? 7 अणु। क्या होता है फेरस सल्फेट का रासायनिक फार्मूला? FeSO4 इंटू 7H2O। ठीक है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की बात की जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? MgSO4 इंटू 7H2O। क्या होता है? MgSO4 इंटू 7H2O मैग्नीशियम सल्फेट का रासायनिक फार्मूला होता है। ठीक है। कॉपर सल्फेट को क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध का, जैन का, पारसी का या यहूदी का? तो ये होता है बौद्ध धर्म का। किसका होता है? बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी। क्या होता है? 3 टोकरी। इसमें कौन कौन से पुस्तक शामिल है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। कौन कौन सा है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक की रचना किसने किया है? तो विनय पिटक की रचना किया गया है उपाली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? उपाली के द्वारा किया गया। सुत पिटक की रचना किसने की है? तो सुत पिटक की रचना की गई है आनंद के द्वारा। आनंद कौन थे? तो आनंद, उपाली सब महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। कौन थे? शिष्य थे उनके। ठीक है। तो विनय पिटक की रचना किसने किया है? विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा, सुत पिटक की रचना आनंद के द्वारा, अभिधम पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मोगलीपुत्तिस के द्वारा अभिधम पिटक की रचना की गई है। ठीक है। जैन के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा, धार्मिक पुस्तक को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के धार्मिक पुस्तक को तो आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है।
पारसी के धार्मिक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो पारसी के धार्मिक पुस्तक को क्या कहा जाता है? जिंदा अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा अवस्था कहा जाता है उनके धार्मिक ग्रंथ को, ठीक है। यहूदी के धार्मिक ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तनक या टोरा। क्या कहा जाता है? तनक या टोरा यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ को कहा जाता है, जबकि पारसी का तो जिंदा अवस्था कहा जाता है, ठीक है। और बौद्ध जैन धर्म का तो आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किसने किया था? यानी कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? प्रोविंशियल मतलब प्रांत होता है, ठीक है। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया है? किसने नहीं, कब किया गया है? तो ये किया गया 1929 में। कब किया गया? 1929 में। और कहाँ किया गया था? सोनपुर मेला में। आप लोग अगर बिहार के होंगे तो जानते ही होंगे सोनपुर मेला को। एशिया का सबसे बड़ा मेला है सोनपुर मेला, ठीक है। और सोनपुर मेला में ही बिहार प्रोविंशियल किसान सभा या बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 में। किसके द्वारा किया गया था? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी एग्जाम में कि हरिहर मेला के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरिहर मेला के नाम से सोनपुर मेला को ही जाना जाता है, ठीक है। सोनपुर मेला को हरिहर मेला के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कि हरिहर मेला के नाम से किसे जाना जाता है? सोनपुर मेला को जाना जाता है, ठीक है। और सोनपुर मेला में ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। 1930 की बात की जाए तो दांडी यात्रा हुआ था। क्या हुआ था? दांडी यात्रा हुआ था। 1932 की बात की जाए तो 1932 में क्या हुआ था? 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? 3 हुए थे, 1930, 1931, 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो एकमात्र व्यक्ति कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन लिए थे? भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। जबकि कांग्रेस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन सेकेंड वाला में भाग लिया था। और किसने लिया था कांग्रेस की तरफ से? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। 1931 की बात की जाए तो 5 मार्च, कब? 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता, या फिर इसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी माने थे कि ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है। इसीलिए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, ठीक है। और वहाँ पे गए तो बात नहीं बनी, वो चले आए, आके एक कथन बोले थे। तो वो कथन भी पूछता है कब बोले थे महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी बोले थे कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूँ लेकिन अपने इज्जत पर बट्टा नहीं लगने दिया हूँ। ये कब बोले थे महात्मा गांधी? तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से आकर जब लौटे थे तभी वो बोले थे कि मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूँ लेकिन अपने इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया हूँ, या भारत की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया हूँ। ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था, ठीक है। और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन की संख्या समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।